ले लेना। हाँ, इंटरेक्टिव में आप ले सकते हैं। हमारे संस्कृत के टीचर तो स्कूल में बोलते थे, मैं तुम्हारी आंसर शीट्स को हवा में उछालता हूँ पहले, फिर जो ऊपर रह जाती है वो फेल, जो नीचे आ गई वो पास। ये जो भारतीय पद्धति तो वही है कि बात करते करते एग्जाम हो जाए। नहीं, लेकिन उसका आपको पेपर पर वो करके देना पड़ेगा हमें, तो आप जैसे चाहे लीजिए। हाँ मैं दे हमें दूंगा एक प्रॉपर पूरा पेपर देना दे कि पड़ेगा ये system। ग्रेड है ये। हाँ, मतलब आपने कैसे इवैल्यूएट किया, दैट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स। चश्मा नहीं लाए। ठाकुर कहाँ गया? पता नहीं, वो हटवा दूंगा। ये मेरा ड्राइवर है। सर ठीक है, फिर अगली बार मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगी। तुम्हारी तो अभी भी लाइन है, ले लो आप। या मैं भेज दूँ, अगली बार ले लेना। मैं जा रही हूँ। हाँ, मुझे जाना है। मेरा बेटा अभी एयरपोर्ट से मतलब चल चुका है, मैं लेने भी नहीं गई, मैं यहाँ आई हूँ इसलिए। नहीं वो एजेंट बोला है, बोले किसको तो बोले कि सब मिल के थोड़ा थोड़ा बहुत होता है। मैडम चौबीस। हो सकता है कि क्लिक कर जाए। आज हम हेमंत ऋतु शुरू करते हैं, अभी वही ऋतु चल रहा है। इसका कौन सा चैप्टर होगा ये स्वस्थ वृत्त है, स्वस्थ वृत्त में? मुझे लगता है छठा चैप्टर है। हाँ नहीं, वो तो नहीं मिल गया मुझे। स्वस्थ वृत्त में हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु चल रहा 37 में। अच्छा, ये शरद ऋतु नहीं है ये अभी हेमंत है। अभी शरद ऋतु जो होगा ना, इसके बाद लगभग मकर संक्रांति से शुरू। जब बहुत ठंड है उसको हेमंत ऋतु। असली जो सर्दी का मौसम है ये हेमंत है। और जो शरद ऋतु होता है ना, उसमें हवा के कारण ठंड है। शुरुआत की ठंड। हाँ, हवा के कारण, वर्षा के कारण, इसके कारण ठंड होती है। लेकिन अभी की जो ठंड है वो नेचुरल ठंड है। ये चल रहा है। ये जरा इसको देखिए जरा, ये लगता है समार सर, अजय सर, आपके पास सर के नोट्स होंगे ना पिछली बार के? नहीं, पिछली बार मैं भी नहीं आया था। लिखना तो बहुत ही जरूरी है। वही वाले आप वहाँ मैंने वीडियो लिया हुआ है, वो मैं पढ़ूंगा इस हफ्ते। अच्छा। पिछली बार वीडियो ले लिया था मैंने। दिक्कत है, कहाँ गए वो? ये चल नहीं रहा। आपके पास है? नहीं, वो तो परमानेंट राइटर होता है। आप बोल दीजिए सर, हम हाँ, मतलब उसमें क्या होता है ना, सर हम वो ले लेते हैं स्नैपशॉट। ले लीजिए, सब ले लीजिए। आपके पास तो हाँ, मैं ये लेके डाल देता हूँ। इसमें क्लियर आएगा थोड़ा, बस वो फोटो कॉपी है ना। धुंधला जाएगा। वैसे यही तरीका अच्छा है, सबके सामने रहे ना। हाँ जी सर। सर हमने अपनी ओरिएंटेशन रिफ्रेशर कोर्स किया था, उसमें पेपर प्रेजेंट किया था, वही मार्क्स थे सर हमारे ग्रेड।
आप भेज दिया। लोग भी पेपर प्रेजेंटेशन ले लीजिए। हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन में तो एग्री हूँ, कोई दिक्कत नहीं। भेज दिया। ठीक है, अब देखिए इसको। हेमंते त्वतिशीते, हेमंते त्वतिशीते शीत मरुत स्पर्श योग समृद्ध। देख रहे हैं सब? आप यहाँ आ जाइए। तो मेरे साथ बैठना। यहाँ यहाँ आ जाए तो भी ये मोतीलाल बनारसी दास की पब्लिकेशन है ना सर? क्या नाम है? एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेदा। ये वहीं का, ये भी वहीं का है, लेकिन मेरा जेरॉक्स है। हेमंते त्वतिशीते शीत मरुत स्पर्श योग समृद्ध अग्निर्भवति बलियान गुरु भोज्य, क्या है? गुरु भोज्य द्रव्य पाक पटु। हाँ, अब देखिए इसमें पहला श्लोक है हेमंत ऋतु का। तो हेमंते त्वतिशीते, त्वतिशीते तू प्लस अति प्लस शीते, इसका संधि जो है आप लिख लें कॉपी में, तू प्लस अति प्लस शीते, तू प्लस अति प्लस शीते, तो हो गया पूरा त्वतिशीते। तू और अ है तो तू ऊ का क्या हो जाता है? ये यण संधि है। ऊ का क्या हो जाएगा? व। हाँ, क्योंकि आगे यदि स्वर हो कोई तो ऊ का व हो जाता है। तो तू ऊ का व हो गया तो त्व हो गया, और आगे वही है अति शीते, त्वति शीते। तो यहाँ यण संधि का एग्जाम्पल है। तो कहते हैं हेमंत ऋतु में अत्यधिक शीत होने के कारण, बहुत अधिक ठंडा होने के कारण क्या हो जाता है? शीत मरुत स्पर्श योग संरुद्ध। तो कहते हैं जो ठंडी हवा है ना, ये जो ठंडा वातावरण में हम रहते हैं, तो उस हवा से क्या हो जाता है कि जो गर्मी है ना हमारे शरीर की, वो अंदर ही रह जाती है। जैसे गर्मी में क्या होता है? स्वेटिंग होता है, तरह तरह की चीजें होती रहती है, तो उससे क्या हो जाता है? आपका टेम्परेचर बाहर निकलता रहता है, बॉडी उसको बाहर करता रहता है। लेकिन इसमें चूंकि हवा जो वातावरण की है वो ठंडी होती है, तो जब ठंडी हवा शरीर में लगती है तो आपके बॉडी का टेम्परेचर अंदर ही रह जाता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि शीत मरुत स्पर्श योग समृद्ध। शीत जो ठंडी हवा है, मरुत मतलब हवा, वायु। ठंडी हवा के स्पर्श योग से, यानी उसके स्पर्श से, क्योंकि जब भी हम सुबह से शाम तक हमारे चारों तरफ तो वही शीत वातावरण ही रहता है, तो संरुद्ध का मतलब वो अंदर में ही गर्मी बैठ जाती है, वो बंद हो जाती है, शरीर से बाहर नहीं निकल पाती। तो इसीलिए अभी जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो जो भी है अंदर बैठता जा रहा है, बाहर निकलने का उसको, ऊपर से हम गर्म पानी से नहाते हैं तो वो और अंदर ही रह जाता है। तो इसीलिए जब आपका शीत ऋतु समाप्त होता है, यानी ये हेमंत और शरद ऋतु के बाद, ये अचानक देखिए कि सबको जुकाम शुरू हो जाती है। जब आप अभी बसंत ऋतु का पढ़ेंगे ना, तो उस समय सबको खांसी सर्दी जुकाम क्यों हो जाता है? क्योंकि अभी अंदर जो कफ बैठ जाता है ना, वो बाहर नहीं निकलता। तो जैसे ही उसका टेम्परेचर होता है सन का बढ़ता है, तो वो सारे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप सर्दी जुकाम शुरू हो जाएगी। वो कारण ये है कि वो सूर्य का जब टेम्परेचर, जब सूर्य की किरणें आपके शरीर में पड़ती है, जो गर्म किरणें, तो वो आपके उस अंदर को वो पिघलाना शुरू करता है, जो कफ अभी अंदर बैठ गया है।
तो अपने आप वो एक्टिवेट हो जाए। इसीलिए उस समय यदि थोड़ी थोड़ी सावधानी हम रखें तो उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये बात। तो हेमंते त्वति शीते शीत मरुत स्पर्श योग संरुद्ध अग्निर्भवति बलीयान। संरुद्ध अग्नि, अंदर में कौन अवरुद्ध है, अंदर में कौन बैठा हुआ है, अग्नि। तो वो क्या हो जाता है, भवति बलीयान, बलवान हो जाता है। अग्नि जो है वो बाहर की जो ठंडी हवा है, उस ठंडी हवा के शरीर में लगने से अंदर की अग्नि अंदर ही रह जाती है, और अंदर में रहने के कारण वो बलवान हो जाता है। अग्नि वैसे संस्कृत में पुल्लिंग है और हिंदी में उसको स्त्रीलिंग की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बलियान, वो बलवान हो जाता है अग्नि। तो इसीलिए क्या हो जाता है, गुरु भोज्य द्रव्य पाक पटु। तो आप यदि कोई भारी खाना भी खाते हैं, हेवी खाना डाइट भी लेते हैं, तो वो उसको पचाने में समर्थ हो जाता है, ठीक है ना। ये सारा जो हमारा जो डाइजेस्टिव फायर है, जो हमने बात की थी कि 13 प्रकार के की अग्नि है, उसमें सबसे प्रधान है जो पाचक अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, जिसको हम संस्कृत में कहते हैं जठरा नल, ठीक है ना। जठरा नल का मतलब हमारे शरीर का वो अग्नि जो हमारे भोजन को पचाता है। तो वो क्या करता है कि जो हेवी डाइट है, भोजन हम करते हैं, उसको भी पचाते हैं बलवान होने के बाद। तो इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए इस श्लोक में। पाक पटु, पटु मतलब कुशल, मतलब जो भारी खाना है उसको पचाने में भी कुशल है। पाक मतलब पचाना, उसमें भी कुशल हो जाता है, यानी वो आप इस समय हेवी डाइट लेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। और इस समय कहते हैं कि थोड़ा हेवी डाइट लेना भी चाहिए। जो सामान्य, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हेवी डाइट लेना भी चाहिए, क्योंकि यदि आप अग्नि के लिए कुछ सामग्री नहीं होगी ना, तो फिर वो कुछ और काम करना शुरू कर देगा। इसलिए कहते हैं सर्दियों में सेहत बनाने के लिए बहुत अच्छी होती है। नहीं, बॉडी की वो नीड है। क्यों नीड है, क्योंकि आप यदि खाली पेट रहते हैं ना, जैसे हल्का खाना अभी परहेज है, जिसका स्वस्थ जिसका शरीर है उसको हल्का खाना अभी नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ा हेवी खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो 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 डाइजेस्टिव फायर है ना, वो उसके लिए वो नीड है। इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तस्मात् तथा मनुष्यो मधुर स्निग्ध अम्ल, और उसके बाद क्या है, अम्ल युक्त लवण रसायन। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि तस्मात्, इसीलिए, तथा, तस्मात् तथा मतलब पहले जो हमने बात कही है, इसी के कारण, तस्मात् मतलब वो कंटिन्यूटी में आता है, इसके कारण मनुष्य को क्या करना चाहिए कि मधुर, आप इस समय जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो, स्वस्थ व्यक्ति है, उसको मीठी चीज भी खानी चाहिए। उसके बाद स्निग्ध, स्निग्ध का मतलब जैसे घी इत्यादि जो है वो खाना चाहिए। उसके बाद है अम्ल, अम्ल का मतलब जो खट्टा पदार्थ है वो खाना चाहिए। और उसके बाद है लवण, लवण तो पता ही है, नमक भी ठीक ठीक खाना चाहिए। और लवण के बाद क्या है, रसान। और रसान मतलब कि जो रस युक्त जो भोजन, रस युक्त भोजन जो है, जैसे दो चीज हुई ना, एक तो फल का रस, फल इत्यादि का रस होता है, और दूसरा अन्न, वो अन्न जिसमें एसेंस ज्यादा हो। रस का डेफिनेशन आयुर्वेद में क्या है कि जो भी अन्न हम खाते हैं उसका जो सार तत्व, जो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन को पुष्ट करता है, उसको रस कहते हैं। तो आप ऐसा भोजन करें जिसमें कि एसेंस ज्यादा हो। जैसे लोग ऐसे भोजन करते हैं ना जिसमें कुछ होता ही नहीं,
तो वो नहीं होना चाहिए। रस युक्त सार युक्त भोजन करना चाहिए। सर जो वेदों में ब्रह्म को रस कहा गया वो इसी अर्थ में कहा गया कि वो सार सार है है सबका। सबका सार। रसो वैसह रसम हेवायम लब्ध्वा आनंदी तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली। रस से सर अभिप्राय यहाँ पे वो नहीं है पानी युक्त अधिक पदार्थ ऐसा वाला नहीं। नहीं, पानी युक्त तो लेना ही चाहिए, तो शुरू से कहा है, लेकिन रस का मतलब सार युक्त भोजन, ठीक है ना, सार युक्त भोजन। क्योंकि बाकी चीज जो इसमें कहा है वो तो मधुर कहा है, स्निग्ध कहा है, लवण कहा है, अम्ल कहा है, तो उसके बाद भोजन तो चाहिए ना, ये सब तो सेकेंडरी चीज है, तो ये सब खाना चाहिए। सेवेत सेवेत गोरसादी न, गाय से यानी गोरस किसको कहते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट जिसको आप कहते हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट का उपयोग करना चाहिए इस समय, सर्दी के समय। जो गाय के दूध, या क्योंकि अपने यहाँ गाय के दूध की बड़ी प्रधानता है शुरू से, इसीलिए जो भैंस का दूध है उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। गाय का दूध, सर ऐसा भी है क्या कि सर्दियों में गाय का होना चाहिए और गर्मियों में उसका? नहीं, 12 महीना गाय का यदि संभव, क्योंकि उसमें जितने गुण है ना भैंस में उतने गुण नहीं। गाय के दूध में बहुत गुण ही गुण, बॉडी को जो चाहिए वही उसमें रखा हुआ। और उसमें भी जो देसी गाय, अभी ये चला है ना, सरकार ने भी ये योजना शुरू की है कि जो देसी गाय है उसका संवर्धन करना, क्योंकि वो जो आप विदेशी गाय जो नस्ल आ गया है ना, उसमें फिर वो क्वालिटी नहीं है। जो पहले के जो यहाँ गाय है उसमें जो है वो अमृत ही माना जाता है। तो गोरसादीन का मतलब कि मिल्क प्रोडक्ट, गाय के दूध से बना हुआ जो कुछ भी है उसका भी ग्रहण करना चाहिए। और मिष्टान्नं चापि नवधान्यम, मिष्टान्नम चापि मतलब आप मिठाई भी खाएं, यहाँ जो है कि मिठाई खाएं, और नवधान्य रस मतलब जो अभी जो नया चावल जैसे आया, इसी समय जो है ना धान की फसल जो होती है, तो आपको जनरली दूसरे ऋतु में नए अन्न का निषेध है, क्योंकि नया अन्न जो है ना वो थोड़ा हेवी होता है और वो डाइजेशन में उसकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस समय नया अन्न खाए, क्योंकि जो शरीर जो अग्नि है आपके उसके लिए जरूरी है। तो इतनी चीजों को प्रिस्क्राइब किया, ठीक है ना, ठीक है, या बोलो कि ऊपर जो मीठा बोला और यहाँ जो मिठाई बोला उसमें नहीं, मधुर अलग चीज है। मधुर का मतलब ऐसी चीज खाएं जिसमें कि मीठापन हो, ठीक है ना। जैसे कई चीज हमारी होती है ना जो मीठी होती है, नेचुरली मीठी होती है, लीची, फल इत्यादि में मीठापन होता है। लेकिन ये जो है ना वो मिष्टान्न की बात है, जो प्रिपेयर्ड जो स्वीट्स होते हैं उसकी बात। देखिए मधुर अलग चीज है ना, मधुर अलग, मधुर सर सॉफ्ट को भी दे सकते हैं, सॉफ्ट हो लेकिन उसमें स्वीटनेस हो, सॉफ्ट और स्वीट। हाँ। लेकिन ये जो है ये स्वीट्स है, जो भारत में मिठाई शुरू से प्रचलित है, वो मिष्टान्न हम उसको कहते हैं, गाजर का हलवा। हाँ, गाजर का। और मधुर का मतलब है कि जैसे मीठा फल है, मीठी कोई चीज है जो नेचुरली है, तो वो चीज खानी चाहिए। कहने का मतलब जिसमें एनर्जी हो ज्यादा, तो जो थोड़ा हेवी डाइट हो, इसी के 2 महीने के लिए वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। वैसे शरद ऋतु में भी लगभग इसी को कंटिन्यू करने की बात की जाती है। 2-4 महीने जो हुए ना, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये लगभग एक जैसा डाइट की बात है। तो इसमें व्यायाम कितना करना चाहिए? व्यायाम खूब करना चाहिए, अभी आ रहा है व्यायाम जो है सबसे ज्यादा इन्हीं 4 महीनों में करना चाहिए, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ठीक है। और बाकी जैसे बसंत ऋतु है तो उसमें व्यायाम का परहेज है, क्योंकि सूर्य की रोशनी किरणें बढ़ जाती, तीखी हो जाती है, तो उस समय आपका जैसे कफ इत्यादि शुरू हो जाता है,
उस समय व्यायाम में समस्या। आगे है तैलम तूलम तरणीम तांबूलम तनु तनून पातन च तरुणीम सेवेत तदा हेमंते पीड्यते न हिमय। कहते हैं कि तैलम इस ऋतु में तेल लगाना चाहिए। इस हेमंत ऋतु में तेल प्रतिदिन लगाना चाहिए। सामान्य रूप से गांव में लोग सरसों का तेल लगाते थे इस समय। तो क्या होता है ना, उसका गर्म स्वभाव होता है सरसों तेल। तो तैलम तूलम, तूलम का मतलब होता है जो कॉटन का, जो जैसे रजाई हो, जैसे आपका जो ओढ़ने का कुछ भी हो, तो कॉटन से बनी हुई जो चीज हो। कॉटन से बनी हुई चीज। हाँ जी, क्योंकि कॉटन से बनी हुई चीज जो है ना वो नेचुरल होता है ना, इसीलिए बाकी कोई भी, जैसे हम कोई ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं या रजाई हमारी हो, वो सब कॉटन से बनी हुई होनी चाहिए। अभी हाँ, आगे है तरनीम का आगे है तरनीम न, तैलम तूलम तरनीम। तरनीम का मतलब होता है सूर्य की किरणें। तो इस समय धूप में बैठना चाहिए, ये वो है तरनीम। और तांबूलम, यदि मन करे तो पान खाना चाहिए। पान जो है वो उसका भी गर्म स्वभाव होता है, इसीलिए पान जो है डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है। और कफ जिसको है ना, उसके लिए पान बहुत फायदेमंद है। पान के मतलब क्या क्या होने चाहिए? बस पान, चूना, कथा और तीन ही, और कोई इसको तंबाकू नहीं। और कुछ करेंगे तो जैसे हानि मीठा करेगा। पान जो होता है वो भी कफ के लिए नाशक है। देखिए मीठा तो बाकी जो भी है वो एक तरह से आर्टिफिशियल है चीज, लेकिन पान, चूना, कथा ये तीन जो है वो आपके कफ के लिए बहुत लाभदायक है। मतलब जब तक आपके मुंह में पान रहेगा कफ बढ़ गया। वो आपको बढ़ने नहीं देगा उसको कफ। उसमें बहुत सारे फायदे हैं। तो तरनीम और तनु तनून पातन च। तनु तनून पातन च मतलब हल्की सी, तनून पात कहते हैं अग्नि को, ठीक है ना। तो आग से भी हल्का सेकना चाहिए, आग से। और ये ध्यान रखें कि जो धूप में जब बैठें तो धूप में पीठ हमारा होना चाहिए सूर्य की तरफ। धूप के सामने, कभी सूर्य के सामने नहीं बैठना चाहिए। तो हमें ये नियम है कि सूर्य के सामने पीठ करके बैठें और आग के सामने वैसे फ्रंट पे बैठें। तनु मतलब जो हल्की आग जो है ना, उसका भी सेवन करना चाहिए। अनुपातम मीन्स तनूनपात नाम ही है, तनूनपात नाम ही है अग्नि का। तो आग से भी, जो हल्की आग है उससे भी सेकना चाहिए। और सेक, हाँ, और तरनीम सेवेत तथा हेमंते पीड्यते न में। और इस ऋतु में सहवास की बात कही गई है कि आप यदि करें तो ये ऋतु अनुकूल है। तो इसीलिए कहते तरुणीम सेवे तथा हेमंते पीड्यते न हिमे। यदि आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको शीत जो है, सर्दी का आपकी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका शरीर जो है वो उसके लिए अच्छा माना जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो उस वाली पुस्तक में मदिरा पान भी दिया हुआ है। इसमें? हेमंत। नहीं, मदिरा पान तो इसमें भी दिया है,
चरक संहिता में भी है। लेकिन वो मदिरापान किस रूप में कह रहे हैं समझे, औषधि के रूप में। मदिरापान ये नहीं कह रहे हैं जैसे लोग मदिरापान करते हैं, जैसे उनका जो है ना, जैसे आप भोजन करते हैं, अब भोजन के बाद जैसे कोई एक छोटी मात्रा में यदि कोई वो ले तो उसके शरीर के लिए वो अच्छा है। ये चरक संहिता में भी दिया हुआ है, ये सब जगह दिया हुआ है। लेकिन वो होता है शरीर की दृष्टि से, और आप जब दूसरी दृष्टि से लेते हैं तब वो हानिकारक है। तो थोड़ा एक निश्चित मात्रा में लेना वो शरीर के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। वो भी उसमें अलग अलग दिया है कि कैसा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। लेकिन भारतीय परंपरा में इसका फिर भी परहेज, क्योंकि परहेज इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा भी इधर उधर होने से ना फिर परिवार के लिए फिर तो समस्या हो जाती है, आपके चारों तरफ के लोग के लिए समस्या हो जाती है। तो जिस तरह आप औषधि लेते हैं ना, मेडिसिन लेते हैं, जैसे खाना खाते हैं, उसी तरह उसी मात्रा में यदि आप रात को भोजन के उपरांत थोड़ा लेते हैं तो उससे आपकी नींद आती है, उससे डाइजेशन होता है। लेकिन उसमें मात्रा बढ़ गई तो फिर शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये सारी चीजों का योग ध्यान के संदर्भ में भी नुकसान है, क्योंकि एजिटेटिंग होता है ना, आपके माइंड को एजिटेट करता है। योग के लिए माइंड कूल चाहिए। तो जितना मन आपका शांत रहेगा ना, तो समाधि का अर्थ ही है कि चित्त वृत्ति रुक जाए। चित्त वृत्ति रुक जाएगा मतलब माइंड शुड बी नॉन ऑपरेशनल। नॉन ऑपरेशनल होगा तभी तो शांत होगा ना। तो वो जैसे ही आप ये लेते हैं तो वो माइंड को ऑपरेशनल बना देता है, तो इसके कारण वो समाधि के लिए अनुपयुक्त। ये बात तो फोर्स करता है आपके मन को इधर उधर ले जाने की, इसलिए वो ठीक नहीं। अब आपकी बात आई व्यायाम विधि युक्तम, विधि पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। ये जो 4 महीने का समय है ना, ये व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय है। सर किस काल में? ये हेमंत ऋतु और सुबह सुबह प्रातः काल आप जो दैनिक चर्या है उससे निवृत्त होकर खाली पेट में व्यायाम करें। उसके बाद थोड़ी देर में तेल वगैरह लगाना हो तो लगाएं, और फिर थोड़ी देर के बाद स्नान करें। ये यदि आदत हो तो बेस्ट है। तो व्यायामम विधि युक्तम तैलाभ्यंगम च, तो पहले व्यायाम विधि पूर्वक करना चाहिए, और उसके बाद तैलाभ्यंग मतलब मालिश करनी चाहिए तेल से, व्यायाम के ठीक बाद, ठीक है ना। तेल से तैलाभ्यंग का मतलब तेल से मालिश करना चाहिए। नित्य मनुकृत्वा मतलब नित्य प्रति, यही 4 महीने हैं जिसमें आपको प्रत्येक दिन यदि आप व्यायाम करते हैं तो ये आपके बाकी जो 8 महीने हैं उसको कंट्रोल कर लेगा। इन 4 महीने में सबसे अनुकूल होता है व्यायाम। नित्य मनु कृत्वा मतलब प्रत्येक दिन, अनुकृत्वा मतलब नित्य मनु यानी प्रत्येक दिन, अनु और कृत्वा मतलब करके, प्रत्येक दिन व्यायाम करके, नित्य प्रति व्यायाम करके। स्नायात उष्णेन सुखम सलिलेन, स्नायाद उष्णेन, स्नायात प्लस उष्णेन, स्नायाद उष्णेन। स्नायात मतलब स्नान करना चाहिए, यानी सबसे पहले व्यायाम करें, फिर आप तेल से मालिश करें प्रत्येक दिन, और उसके बाद स्नायात मतलब स्नान करें। कैसे? उष्णेन सलिलेन, गर्म जल से, उष्णेन सलिलेन गर्म जल से, मतलब गर्म मतलब बहुत नहीं, जो आपके बॉडी के वेरिएबल है वो उष्ण जल से स्नान करना ये चाहिए। जो व्यायाम है ये बाहर की हवा में होना चाहिए या क्योंकि इस समय तो ठंड ज्यादा होती है सुबह वाली? हाँ तो करिए, आप अंदर करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम बंद करके मत करिए। खिड़की खुली रहे, दरवाजा खुला रहे, ये बंद करिए तो वो तो एक जैसा हो गया ना।
मेन बात है कि आपका ऑक्सीजन शुद्ध जाए। जैसे ही आप व्यायाम करते हैं तो बॉडी में सारा सर्कुलेशन तेज हो जाता है, आपको शुद्ध वायु भी मिलने लगती है। तो इससे क्या होता है ना कि शरीर के सारे जो तत्व हैं अपने आप ठीक हो जाते हैं। फिर तेल मालिश करने के बाद नहाना चाहिए। तेल मालिश करने के बाद नहाना चाहिए, और ये 4 महीने उष्ण जल से, ठीक है ना। तो वो आपके लिए सुख कारक, सुखम हिमागमे मनुजः। हिमागमे मनुजः मतलब, हिमागम मतलब ये शीत के आगम। जैसे ही सर्दी का ऋतु शुरू हो, हेमंत का ऋतु शुरू हो, तो मनुजः मतलब मनुष्य। सारे मनुजा मानवा नरा, ये सारे मनुज मानव नर सारे मनुष्य के नाम है पर्यायवाची। व्यास सर ने बताया। सर ये 2 बार तैलम क्यों दिया गया है? पहले वाले उसमें भी है सूत्र में तैलम तूलम। वो तो तेल लगाना है ना, यहाँ है तेल से मालिश करना। एक हुआ है आपने तेल लगा, तेल का वहाँ ये नहीं दिया है कि तेल का प्रयोग करिए। तेल का प्रयोग किस रूप में करिए, तो आगे दिया है कि तैलाभ्यंगम, शरीर में मालिश कीजिए उससे। पर ये तेल ऊपर वाला खाने के में भी हो सकता है। खाने में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक है तेल का प्रयोग और दूसरे में है तेल के द्वारा मालिश। यहाँ पे स्पेसिफिक कर दो। नहीं, अब खाने में भी तो जैसे आपने कहा तेल का प्रयोग हम करते ही हैं, लेकिन व्यायाम के बाद तेल से मालिश करना चाहिए, ये यहाँ पे अनिवार्य बताया। ठीक है, तो हिमागमे मतलब सर्दी के आगमन पर, हेमंत ऋतु के आगमन पर, मनुजा मतलब मनुष्य को ये सारी चीजें करनी चाहिए। यानी सबसे पहले व्यायाम, उसके बाद तेल से मालिश, उसके बाद वो भी नित्य प्रति, और उसके बाद उष्ण जल से स्नान। ठीक है, यानी हेमंत ऋतु के आगमन पर मनुष्य को ऐसा करना चाहिए। ये ठीक है। हिम प्लस आग में है, इसीलिए हिमागम दीर्घ संधि। हिम प्लस आग में, हिम प्लस आग में, हिमाग में। हिम में अ है और आगम में आ है, तो अ आ मिलके आ हो गया, तो हिमाग में। आगे कह रहे हैं कि उष्णम तोयम शोषणम वासो, उष्ण जल ही पीना चाहिए इस समय। उष्णम तोयम नाम जल का है, ठीक है। जल के अमरकोश में 27 नाम। आपः स्त्री भूमि निवार वारी सलिलम कमलम जलम पयः कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वनम कबंध मुदकः पाथम पुष्करम सर्वतो ये अम्बोर नस्तो, ये पानी, ये नीर क्षीरम दुषम। ये सारे जो है तोय एक, और जल ही है जिसका एक नाम जीवन है। समझ गए ना, जल का एक दूसरे किसी पंच महाभूत में किसी का नाम जीवन नहीं है, जल का एक नाम जीवन है। आपः स्त्री भूमि निवार वारी सलिलम कमलम जलम पयः कीलालम अमृतम जीवनम भुवनम वन। तो ये जीवन नाम, और वैसे भी इसलिए जीवन है क्योंकि आज के साइंस में ना ये ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश्ड अब है कि जैसे ही मॉइस्चर होता है ना, देखिए क्रिएशन के लिए 2 चीज चाहिए, टेम्परेचर और मॉइस्चर। इसके बिना क्रिएशन नहीं हो सकता। तो टेम्परेचर तो रहता है, जैसे आप देखिए वर्षा ऋतु से पहले और ऋतु में आप बीज डाल दीजिए मिट्टी के नीचे तो वो दबा रहेगा। जैसे उसमें पानी पड़ेगा या जैसे वर्षा ऋतु आती है तो अपने आप सब उगने लगे। वर्षा ऋतु में आपके शरीर में कई तरह के इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं ड्यू टू मॉइस्चर, और कुछ नहीं। तो जैसे ही मॉइस्चर होगा तो क्रिएटिविटी शुरू। तो इसलिए जो प्लेटो ने भी जब थेल्स की व्याख्या की है कि थेल्स ने जल को ही मतलब परम तत्व इसलिए कहा कि मॉइस्चर से ही जीवन शुरू। एंड Yes. सिमिलीज थेल्स ने थैलिस ने तो वाटर से बोला था। तो वाटर ही तो कह रहा हूँ।
नहीं, उसके बाद एनेक्सिमीडीज ने प्लेटो ने उसकी व्याख्या की थी कि क्यों थैलीज ने वाटर कहा है। और आप देखिए ना, सबसे पहले देखिए ना प्रश्नोपनिषद में पहला प्रश्न ही यही कि कुतो हवा इमा प्रजा प्रजायन्ते, इन सब चीजों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कहते हैं प्रजापति से। तो कहते हैं प्रजापति क्या है, तो कहते हैं कि आदित्य और रई। तो आदित्य जो है वो सन। टेम्परेचर है, और रई जो है वो बाद में और करते करते रई क्या है, तो कहते हैं चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है, तो फिर संवत्सर है। फिर ऐसे करके ना ये एक शुक्ल पक्ष है, एक कृष्ण पक्ष है। ये अंत में कहते हैं कि एक जो है वो गर्मी है, एक हीट है और एक मॉइस्चर। तो अंतिम जो उसका जो आंसर है वही है कि हीट और मॉइस्चर जो है ये दोनों मिलके इस संसार को बनाया हुआ है। तो अब ये साइंस ने भी इसको एस्टैब्लिश्ड है। तो इस समय उष्णम तोयम, तोय नाम जल का है, ठीक है ना। उष्णम तोयम और शोषणम वासः। शोषणम वासः का मतलब कि आपका जो घर है, आपका जो वस्त्र है वह भी उष्ण होना चाहिए। मैंने बताया था कि जब वासः होता है ना तो वो वस्त्र को बताता है, जब वासम होगा ना तो वो फिर घर को बताता है। आपका वास कहाँ है, उसी से निवास बना है ना, नींव शब्द लगा देंगे तो वास हो गया। तो वासम जब होता है तो वो आपके घर का अर्थ देता है, और वासः जब देंगे तो वो वस्त्र का अर्थ देता है। यानी पुल्लिंग प्रयोग जो है वो वस्त्र है, और नपुंसक लिंग जब है तो घर है, ये ध्यान देना है। तो कहते हैं शोषणम वासः, आपका कपड़े भी आपके गर्म होने चाहिए। शोषणम मीन्स उष्ण सहित, उष्णम। सउष्णम मतलब शोषणम, उष्ण सहित, स का मतलब सहित। आपका उष्ण सहित यानी उष्णता से युक्त आपका वस्त्र होना चाहिए, यानी गर्म वस्त्र होना चाहिए, ठीक है। शोषणम वासः और वासंच समृतम शयनम। अब घर का बात कर रहे हैं। अब घर की बात कर रहे हैं कि आपका जो घर है वो भी गर्म रहना चाहिए, ठीक है ना। आपका घर भी गर्म रहना चाहिए। और समृतम शयनम, शयनम का मतलब आपका जो पलंग है, पलंग जो है वो भी ढका रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब एक तो उष्ण होना चाहिए घर, और समृतम शयनम कंबल सतूल पट्टिक कलितम। और कैसा शयन मतलब समृद्ध मतलब ढका हुआ होना चाहिए। जो पलंग वगैरह है ना, क्योंकि उसमें सर्दी बढ़ जाती है तो वो कभी कभी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो वो ढका हुआ होना चाहिए। और कैसे ढका हुआ होना चाहिए, तो कंबल होना चाहिए। और कंबल के बाद सतूल पट्टिक कलितम, और कंबल के नीचे जो है वो कॉटन का जो कोई रजाई जैसा हो, उससे वो ढका हुआ। शयन कैसा ढका हुआ, गद्दा हो, लेकिन गद्दा में कंबल एक तो उलन हुआ, और उसके नीचे कॉटन का, यानी जो भी रजाई वगैरह आप कहते हैं ना, सब कॉटन के अपने यहाँ यूज होते थे ना, अब ये नए नए आने लगे हैं। तो तूल का मतलब कॉटन, तूल पट्टी कलितम। सतूल पट्टी कलितम का मतलब कि कॉटन से बने हुए पट्टी, यानी वो जो अंदर में रजाई हो उससे वो युक्त होना चाहिए। तो बिस्तर जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। और ढका हुआ कैसे हो, तो कंबल के साथ जो कॉटन से बनी हुई रजाई है, पट्टी है, उसके साथ वो ढका हो, युक्त हो, ठीक है ना। इस तरह का जो आपका जो बेड की बात कर रहे हैं, कि बेड जो हो वो इस तरह हो। और इस तरह से शीतर्तु संसेव्यम, शीत ऋतु का इस तरह सेवन करना चाहिए, ठीक है ना। शीतर्तु मतलब शीत प्लस ऋतु, ठीक है ना। यहाँ इसको भी हम गुण संधि कहते हैं, शीत प्लस ऋतु।
तो जैसे ही अ आ इत्यादि के बाद री आता है ना, तो वो अर हो जाता है। अ के बाद यदि री आ जाए तो वो अर हो जाता है। अ के बाद यदि री आ जाए तो अल हो जाता है। तो शीत प्लस ऋतु है, तो शीत में त में अ है, आगे री हो गया तो अ का अर हो जाएगा, री गायब हो जाएगा और री के बदले अर हो जाएगा। तो शीतर्तु संसेव्यम, शीतर्तु संसेव्यम, शीत ऋतु का सेवन करना चाहिए। कैसे? तो आप गर्म जल पिए, कैसे? तो आपका वस्त्र गर्म हो, कैसे? तो आपका घर गर्म हो, और जो शयन हो, जो बेड हो आपका, वो कंबल सहित कॉटन की बनी हुई जो पट्टी है उससे ढकी हुई हो, ठीक है ना? तो इस तरह का यदि आप प्रयोग करते हैं शीत ऋतु में तो आपको वो सुख प्रदान सर करेगा। घर कैसे गर्म करेंगे? घर हीटर गर्म वगैरह हो, तो वर्जित है, हाँ? हीटर वगैरह तो वर्जित है, और घर के हीटर घर के हीटर अंदर अग्नि वर्जित भी है, नहीं। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद रखो। खिड़की दरवाजे बंद रखें तो भी हवा नहीं आएगी, तो गर्मी रहेगा अंदर। लेकिन आर्टिफिशियल तो नहीं करना चाहिए, उससे आपका ऑक्सीजन कम हो जाता है। हीटर तो लगाना सबसे खतरनाक है, हीटर तो बिल्कुल नहीं। इसमें तो कई बार ना प्रॉब्लम हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाता है, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होता जाता है, और आप सोए हुए रहते हैं तो केवल पता भी नहीं चलता, और वो जब तक आप होश में आए तब तक आप वो सेंसलेस हो जाते हैं। सेंसलेस हो गए, चारों तरफ बंद है तो फिर दिक्कत पता नहीं चलता। देखिए, सबसे अच्छा है नेचुरल रहना चाहिए, और इसीलिए जो थोड़ा गर्म जल भी तो हल्का सा बस उसकी ठंड मर जाए, उतना ही गर्म होना चाहिए। गर्म भी नहीं कि आप चाय की तरह फूक के जल पी रहे हैं, वो नहीं है। सर आजकल जो ऑयल हीटर्स चले हुए हैं सब हानिकारक है। इससे अच्छा आप 2 रजाई ओढ़ लो। वो रजाई की जो गर्मी है ना, एकदम नेचुरल है। कोई भी हीटर आप लगाते हैं वो बॉडी के लिए हानिकारक निश्चित रूप से। प्रकृति जो करती है ना, देखिए प्रकृति के अपने साइकिल, तो वो जिस तरह से वो वातावरण बनाती है उसी के हिसाब से जो फूड स्टफ है उसको भी डेवलप करती है, उसी के हिसाब से फ्रूट को डेवलप करती है, उसी के हिसाब से अंदर की सारी व्यवस्था हो। उसमें बचने के लिए जो इन लोगों का अनुभव है वो करें। दुनिया के सारे लोग तो अभी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? हाँ, क्योंकि पर्टिकुलरली जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है ना, उसके लिए आयुर्वेद से बढ़िया कुछ नहीं। एलोपैथी में प्रिवेंटिव तो था नहीं, क्यूरेटिव था, जब आप बीमार पड़ जाए तब जाते हैं। लेकिन यहाँ है कि आप ये करें तो बीमार ही ना पड़े, इससे बड़ा सुख क्या हो। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद में कितना डिफरेंस या सिमिलैरिटी? बहुत सिमिलैरिटी, बहुत सिमिलैरिटी। लेकिन आयुर्वेद क्योंकि बहुत पुराना है ना, शुरू से बहुत डेवलप है। अभी ना ये एलोपैथी अंग्रेज के आने के समय हुआ है, नहीं तो आयुर्वेद जो था या मेन स्ट्रीम मेडिसिनल सिस्टम था ना, इसलिए अंग्रेजों के आने से थोड़ा उन्होंने कर भी दिया वो, और थोड़ा लोगों को लगा कि जो ये क्विक रिलीफ देता है, इसीलिए थोड़ा अभी भी कई चीज में बहुत यूजफुल है। हमारे यहाँ तो सर्जरी पहले शुरू की, लेकिन बाद में ये सर्जरी का सिस्टम कमजोर पड़ गया, तो उनका अभी सर्जरी बहुत हाईटेक हो गया। तो जो भी हो, एक प्रिवेंटिव के लिए तो बेस्ट है बिल्कुल। और इसका अंतिम जो श्लोक है वह हेमंते परिहार्यम लघ्वन्नम वातलानि रुक्षामि। सर वो बोल दीजिए कर तो मैं भेज देता हूँ। सर ये गरम जल जो है ये इसी ऋतु में पीना चाहिए या सब में? इसी ऋतु में 4 महीने। उसके बाद बाकी जो बोलते हैं कि हमेशा गुनगुना ही पानी पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना चाहिए, गुनगुना फ्रिज का पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको यदि कफ का की शिकायत हो, जैसे कफ बढ़ जाएगा तो आप गुनगुना पियोगे तो तुरंत लाभ बीच होगा। में नहीं पीना चाहिए।
फ्रिज का नहीं पीना ना ना, आप किसी ऋतु में फ्रिज का नहीं पीना। मैं तो फ्रिज में आज तक रखा ही नहीं बोतल पानी। आप नेचुरल पानी घड़े में रख लो, घड़ा ठीक। सुराही में। एकदम खड़े सुराही का में। ठंडा। और तरह से पानी जो बैठ के पीना चाहिए, खड़े होके नहीं। बैठ के अपने यहाँ तो वही तो पानी बैठ के और दूध कहते हैं खड़े होके। दूध खड़े होके। मैंने तो नहीं सुना है ऐसा। हमने भी लेटेस्ट सुना है व्हाट्सएप अपने यहाँ ना ना व्हाट्सएप वाला सिस्टम ठीक। अपने यहाँ खाएं पिए बैठ के, बैठ के सब बैठ के शुरू से। बचपन में तो किसकी हिम्मत है कि लोग खड़ा होकर पानी पी ले और खा ले, तो थोड़ी सी ज्यादा लिबर्टी हो गई है। लेकिन पहले तो परिवार के लोग बहुत ध्यान रखते थे, ये अलाउ नहीं करते। सर नदियों का जल ठंडा भी पी सकते हैं। क्योंकि नदी का जल तो नेचुरल है। देखिए यदि नदी का क्या होगा या तालाब का देखेंगे, ये वो सुबह में जो है वो गर्म होगा और फिर शाम को ठंडा होगा। तो क्या हो जाता है कि शाम तक वो उसका सूर्य की हीटिंग होती रहती है, वो गर्म चीज धीरे धीरे ठंडा होती है, तो वो सुबह तक गर्म रहता है। फिर जब ठंडा होना शुरू हो जाता है तो फिर हीटिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक तरह से वो नेचुरल रहता है। अच्छा भी है सर, उसमें मिनरल्स वगैरह भी खाते हैं। उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो है कि कंडीशनल। अब ये है कि जब ये जैसे अब यमुना में तो कोई नहा ही नहीं सकता, रहने नहीं दिया ना। ये जो तथाकथित जो आधुनिकतावाद है ना, जिसमें कि आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, उसमें नदी वो है ही नहीं। नदी ने क्या बना दिया नदी को? क्या आप पिए? अलकनंदा का हमने पानी पिया था, सुबह से बस शाम तक भूख ही नहीं लगी। आप वहाँ पिए नर्मदा का भी, बहुत तक नर्मदा को ठीक रखा है। इसमें तो टाइम लगेगा अभी प्योर होने में। सर ये आप जो पढ़ा रहे हैं ये कितनी सेंचुरी पुराना है? ये लगभग मेरे हिसाब से 1000 साल पुराना है। सर वैसे तो ये हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, लेकिन शायद आपके पास आंसर हो। हमारी जो सभ्यता संस्कृति जिसको हिंदू कल्चर बोलते हैं, वो कितनी पुरानी है? देखिए अभी जो लेटेस्ट जो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आया है, उसमें तो लगभग वेद का गया है 8000 BC के आसपास। 8000 BC। तो आप 2000 और जोड़ दीजिए तो 10,000 तो ये चल रहा है। लेकिन उसी ऋग्वेद में आप पहला ही जो मंत्र सूक्त है उसका अग्नि सूक्त, उसका दूसरा मंत्र पढ़ेंगे तो उसमें दिया है कि पूर्वे भी ऋषि उससे पूर्वे। पहले हाँ, जब से ये रिकॉर्ड पे है वहां के ऋषि कह रहे हैं कि पूर्वे भी ऋषि ईड्यः, पहले के ऋषि के द्वारा ये पूजनीय था। और दूसरी जगह तीसरे चौथे मंडल में देखेंगे इदम नमः ऋषिभ्यः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः पथकृभ्यः। तो ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि इससे पहले के ऋषि जो थे, पूर्वेभ्यः ऋषिभ्यः, पहले वाले जो ऋषि थे वो क्या थे? पूर्वजेभ्यः, हमारे पूर्वज जो हैं वो क्या है? पथिकृभ्यः, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। तो जहां से ये रिकॉर्ड शुरू हुआ, ये तो व्यास जी ने किया ना, ये जो सारा कलेक्शन व्यास जी का क्या हुआ। लेकिन व्यास उससे जी की पहले सूत्रों की में- जो बहुत पहले की लंबी परंपरा चली आ रही है, तो वो आप ये डेट फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन सर व्यास कौन से सा उसमें है सेंचुरी में? व्यास जी व्यास का सेंचुरी तो बड़ा कठिन है कहना। भारतीय गणना के अनुसार, भारतीय गणना के अनुसार कह रहा हूँ, अंग्रेज के गणना के अनुसार, भारतीय गणना के अनुसार वो द्वापर के अंत में थे। द्वापर के अंत में थे और कलयुग के शुरू में थे। तो उसका लगभग 5100 वर्ष हुआ है। 5000 5100 वर्ष, यानी भारतीय गणना के अनुसार कलयुग का 5100 वर्ष पूरा। और वैसे भी जो द्वारका वगैरह में मिला है ना, जो पानी के अंदर जो द्वारका है, जो अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने जो देखा है, उसमें भी लगभग उसको वो महाभारत के युद्ध को 3100 BC मानते हैं। 3100 BC। BC मानते हैं। तो उसके आधार पे भी लगभग 5100 वर्ष ही हो जाए। इसमें ये जो भारतीय गणना है ना, उस गणना के अनुसार 5100 वर्ष कलयुग बीता है। और कलयुग के शुरू होने के समय व्यास जी थे, तो व्यास महाभारत का युद्ध काल भी वो माना जाता है।
ये इस तरह से लेंगे। उससे पहले जो सारे मंत्र थे वेद के, वो सारे गुरुकुल में होते थे, तो हर एक गुरुकुल में अपना अपना सिस्टम था, इसीलिए इतनी शाखाएं हैं ना। किसी गुरुकुल में एक तरह का चल रहा है, दूसरे गुरुकुल में दूसरी तरह का चल रहा है, तो व्यास जी ने सबका कलेक्शन किया, उसको सिस्टमेटाइज किया, उसको नेचर के अकॉर्डिंग उसको चैप्टर में बांटा, इसीलिए 10 मंडल हो गए। तो उसके बाद से फिर वो जो एक बार रिकॉर्ड पे ला दिया, तो उसके हिसाब से टीचिंग चल रही है। ये बात आप जैसे लगा ऋग्वेद में ऐसे बहुत सारे आपको मंत्र मिलेंगे जो उससे पहले के ऋषि की बात करते हैं, तो आप कैसे डेट फिक्स कर सकते हैं? ये समस्या है। इसलिए जो डेट फिक्स करते हैं वो उनके पास कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं, टाइम काल फिक्स नहीं कर सकते। इसी तरह से धरती पे जो है, जब हिस्टोरिकल वे से अगर पूछे किस पार्ट में हिंदू कल्चर प्रिवेल थी, आप पुराण देखेंगे या ये देखेंगे तब तो आपको पूरी पृथ्वी वही पूरी पृथ्वी। आप सिंपल छोड़िए ना, जो महाभाष्य है पतंजलि का, उसके पहला जो चैप्टर है जिसको हम कहते हैं पश्प साहनिक, उसमें लगभग 80-81 आहनिक है। पश्प साहनिक में वो 3-4 वर्ड का बोलते हैं, ऊस, तेर, पेच, चक्र। वो प्रश्न करते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग तो कहीं होता नहीं, तो आप ऐसे वर्ड्स की क्यों बात कर रहे हैं? तब वो पतंजलि कहते हैं कि सप्त द्वीपा वसुमती, सप्त प्रयत्नम प्रयत्न क्रियताम। कहते हैं पृथ्वी कोई भारत यहाँ जो अभी है जहाँ बैठे हो वही थोड़े है, 7 द्वीप वाली पृथ्वी है, आप सब जगह उसकी खोज कर सकते हैं। इसका मतलब लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो कह रहे हैं कि किसी शब्द का प्रयोग ग्लोब के किसी भाग में हो रहा है, आपको उसकी खोज करनी चाहिए। तो शुरू से पुराण में तो आप देखेंगे तो माया कल्चर क्या है। अभी मेरा एक फ्रेंड है पेरू का, अभी वो जेनेवा में है, जेनेवा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, अब वो पेरू का है। तो मुझे कई बार इनवाइट भी किया है, बोला है कि पेरू का जो कल्चर है ना, उसको कहते हैं इनका कल्चर। इनका कल्चर पे उसका पूरा रिसर्च है, और वेद भी वो पढ़ा, प्रभुपाद वाले सिस्टम से वो जुड़ा हुआ है। आप जब देखेंगे उससे जितनी मेरी बात हुई, वो कह रहा है इनका कल्चर का मतलब वैदिक कल्चर। बाद में वहां फिर क्रिश्चियन गए तो वहां पे उन्होंने वही किया जैसे बहुत देश का किया, जो उसका जो इंडिजिनस कल्चर था उसको किया है, लेकिन ओरिजिनल कल्चर उसका वही है जो वैदिक कल्चर। ऐसे से गल्फ कंट्रीज का डॉक्टर भट्ट ने बताया था, एसआर भट्ट ने, कि गल्फ कंट्रीज में किसी ने रिसर्च की थी, वहीं के किसी स्टूडेंट ने, कि वहाँ वैदिक कल्चर थी पहले, और आज भी जो वहाँ कल्चर है ना, वहाँ सारे के सारे जो रिचुअल्स हैं वो वैदिक कल्चर से मिलते जुलते हैं, लेकिन उसको सारा खराब करते जाते हैं। एकदम ठीक 100% सही बात है। अग्नि को सर वहाँ बहुत इस पे हम एक सोचे हैं दोनों कि हम इसको एक प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं, देखिए आगे प्लानिंग चल रही है। बट सर मैं तो रिलीजन में करना चाहती थी पीएचडी, तो डीयू वालों ने करने नहीं दी, बोला कि ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। ना रिसर्चर को भाई जो फैक्ट्स है उस पे बात करें, उसमें क्या कंट्रोवर्सी? वो तो उन्होंने जो सेट कर लिया है ना पहले एक अपना बायस्ड जो रिसर्च के थ्रू, वो उनको ये डर होता है ना, क्योंकि उनका बेस जो है वो उतना मजबूत नहीं है। लेकिन आप यदि ओरिजिनल सोर्स से करते हैं तो फिर कंट्रोवर्सी अगर कह रहे हैं कि इनका वगैरह वैदिक है तो फिर अमेरिकन जो है वो इन्वाइडर्स घोषित हो जाएंगे, वो मानते हैं ना। वो तो कई पेपर लिख चुका है वो आदमी, जो जेनेवा यूनिवर्सिटी को हमारे यहाँ आया भी कई बार है। तो आप जैसे ब्राजील है, जैसे मैक्सिको है, तो वहाँ का जो कल्चर है माया कल्चर कहते हैं ना, तो पुराण के अनुसार तो मैदानव कहाँ का था? मैदानव जो था वो तो पाताल लोक का था ना। पाताल लोक का, भारत के पाताल में तो अमेरिका ही है ना, मैक्सिको साउथ। आप सीधे 90 डिग्री के एंगल पे चले जाएं तो उसकी पृथ्वी के उस पार तो पाताल ही हुआ ना। तो पुराण का कल्चर तो आप देखेंगे तो पूरी पृथ्वी पे आपको सब मिलेगा। मैक्सिमम फूड इज लाइक इंडियन फूड टिपिकली। आप कहीं का भी आप उसके ओरिजिनल नेचर पे जाएंगे ना, आपको सिमिलर चीज दिखेगी। तो इसीलिए वेद में भी केवल प्रकृति की बात है ना,
किसी सेक्ट के बारे में कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय कोई था ही नहीं उनके सामने सेक्ट, कोई रिलीजियस ऐसा था नहीं जैसे अभी है। इसीलिए वो नेचर की बात करते हैं, इसीलिए नेचर के जितने प्रिंसिपल है उनको वो देव मानते हैं, देवता मानते हैं। तो इस तरह का है, तो इसलिए वो नेचुरल जो होना चाहिए वो नेचुरल सारा सिस्टम है। तो धीरे धीरे लोग रिकॉग्नाइज करना शुरू किए, संजोग से थोड़ी सरकार भी ध्यान दे रही है, ये बात है। सर ये कहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो हिंदू है वो मध्य एशिया से आए, वो तो इंडियंस थे ही नहीं? ये तो इनका किया हुआ है ना, ब्रिटिशर्स जब आए ना तो उनको अपने हिसाब से उन्होंने हिस्ट्री लिखवाना शुरू किया ना। उसमें हमारे जो अभी बंधु हैं जो जेएनयू या डीयू के कुछ जो डीएन झा टाइप के, आर.एस. शर्मा या रोमिला थापर, तो उनको ढेर सारे पैसे मिले, उनके हिसाब से उन्होंने हिस्ट्री लिखी। लेकिन आप उनकी बात देखें, वेद में मैं आपको मंत्र दे दूंगा, वेद में एक भी मंत्र ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसमें लगे वो लिखे हो कि हम बाहर से आए। रादर आपको ऐसे मंत्र हैं, मेरे साथ पास मंत्र हैं जो लिखा है कि ऋषि ने कहा है कि आप पृथ्वी के सब तरफ फैल जाओ, ठीक है ना। वो पश्चिम जाने की बात कही, तो यहाँ से जाने की बात तो वेद में है, लेकिन आने की बात तो कहीं नहीं है। जैसे डेजर्ट्स के बारे में कहीं नहीं हमारे वेदास में, क्यों डेजर्ट थे नहीं हमारे इस एरिया में। जैसे जैसे जो सरस्वती सूक्त है ना, जो सरस्वती नदी की बात आती है, तो सरस्वती नदी में तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो बहुत पावरफुल एक रिवर वो है, वो जाते हुए समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उसके जितने मार्ग हैं वो सारे मार्ग वही हैं जो अभी जैसे जो आ रहे हैं धीरे धीरे। तो वो तो आर्कियोलॉजी से बिल्कुल सिद्ध है कि लगभग आप समझ लीजिए कि 6th सेंचुरी BC में कुछ अर्थक्वेक हुआ है, या कुछ जो चट्टाने हैं वो इधर उधर खिसकी हैं, उसके बाद से धीरे धीरे वो धारा कम हुई है, और 1900 BC के आसपास वो नदी ऊपर से बहना बंद हो, 1900 BC। और दूसरी बात ये है कि वो जो कल्चर है उस कल्चर को ही तो ये नहीं मानते थे, कहते मिथ है, लेकिन अब सारी चीज वो ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो गई। दूसरी बात है कि जो मोहनजो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसमें जो चीज मिली है वो तो बिल्कुल सिमिलर है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जितनी चीजें उल्लिखित है सारी चीजें वहाँ ऑलमोस्ट मिली। हड़प्पन कल्चर में? हाँ जी, मैं आपको पूरा मैं प्रमाण दूंगा, मेरे पास सारे बुक्स हैं, जो हमने भी जर्नल छापे हैं। तो जो हड़प्पन कल्चर है वो कल्चर दैट इज सिमिलर टू यजुर्वेद। ऋग्वेद की तो कोई बात है ही नहीं हड़प्पन कल्चर में, इसलिए ऋग्वेद तो उससे पहले, और ऋग्वेद में है बहुत ऋषि की पहले की परंपरा है, ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश हो गया। ये थोड़े दिन और ये बात करेंगे, नहीं तो ये अब है नहीं। बट सर ये जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम वाली की पूरी पृथ्वी पर 7 द्वीपों की बात करते हैं कि हिंदू कल्चर प्रिवेल थी, या वैदिक बोल दिए, हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं है, वैदिक कल्चर बोल वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर कहेंगे तो क्यों वैदिक कल्चर कहते पता है? क्योंकि वेद का मतलब होता है ज्ञान जी। हम नॉलेज ट्रेडिशन में बिलीव करते हैं। सर वही मेरा क्वेश्चन था, तो जो वेस्टर्न कल्चर को मानते हैं ना, जो वेस्टर्नाइज है, वो कहते हैं दिस इज अ आइडियलिस्टिक थ्योरी, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल। आपको कुछ तो एविडेंस देना पड़ेगा ना। अगर अमेरिकन है तो वो अमेरिका में रह रहे हैं, जापानीज है तो वो जापान में रह रहे हैं, इसी तरह से। ये तो बाउंड्री की बात तो बहुत बाद की है, बात की बहुत बात। तो हमारी अमेरिका का 200 साल तो हुआ नहीं इतिहास। देखिए वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, वेस्टर्नर्स बोलते हैं कि हैव प्रूफ बिलीफ विल फॉलो, हिंदू फिलॉसफी बोलती है हैव बिलीफ प्रूफ विल फॉलो। क्योंकि ये इसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, उनके यहाँ ट्रेडिशन है। वो जो बात करते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम जो बात करते हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखिए जो भी नेचुरल लाइफ है, भारतीय अभी भी जी रहा है। वो तो एक सर्वे आया था ना कि एक अमेरिकन जो है वो 70 इंडियन के बराबर वो एनर्जी कंज्यूम करता है।
क्योंकि उनका लाइफ आर्टिफिशियल है। हमारा लाइफ कभी भी गांव के जो लोग हैं वो तो एकदम नेचुरल लाइफ लीड करते हैं, थोड़ा बहुत मेट्रो सिटी में आर्टिफिशियल लाइफ है। तो यहाँ का माइंड वो नहीं है, नेचुरल माइंड है। तो वो सारी बातें हैं, वो बहुत चीज है। और मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हड़प्पन कल्चर जो है वो यजुर्वेदिक कल्चर, जिसमें मैंने कई जगह बोला भी है, सारे प्रमाण उपलब्ध है। ऋग्वेद का कल्चर हड़प्पन कल्चर से पहले का कल्चर। और ये ताजमहल, लाल किला, ये सब ये सब ये पहले से बने हुए हैं। मतलब कंट्रोवर्सी। सोचते हैं मुझे रिलीजन पे करना चाहो तो जैसे क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, दंगे हो जाएंगे, इस पे नहीं करनी, नोबडी इज द प्रूफ। हाँ आ जाइए। ठीक है, तो ये चर्चा करेंगे और करना चाहिए, लेकिन इतना तो तय है कि अब ये ऑलमोस्ट सरस्वती कल्चर ऑलमोस्ट इस्टेब्लिश हो गया है। तो और जैसे आप देखेंगे ना कि जो उसको क्या कहते हैं आप, जो पुष्कर जैसे, पुष्कर जो है ऐसे ऐसे, पुष्करणी किसका नाम है? पुष्करणी कहते हैं छोटे छोटे तालाब, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जब सरस्वती नदी बंद हो गई धीरे धीरे, तो उसके जो पानी छोटे छोटे जमा हो जाते थे ना, तो उससे वो पुष्कर पुष्करणी बना। तो अभी भी राजस्थान वगैरह में पुष्कर जो शब्द है, ये बहुत ऐसे छोटे छोटे मिलेंगे। ये सारे प्रमाण हैं कि वो पहले से ऐसे कुरुक्षेत्र में भी ऐसे ही है, वो एक तालाब जहाँ पे कहते हैं सरस्वती वही नदी। रूट है ना, हाँ। वही रूट। सर अंडरग्राउंड तो बहती है। हाँ, ये तो एक बार टीवी पे भी दिखाया था, बहते हुए अंदर अंदर थोड़ा थोड़ा बहते हुए दिखाया। सर ऊपर तो एक ही जगह दिखती है। वो तो करें, बढ़ाएं इसको आगे। जी मतलब ये तो हो गया। लास्ट का चल रहा था। हेमंते हेमंते परिहार्यम लघ्वन्नम वातलानी रुक्षानी। कहते हैं कि हेमंत ऋतु में किस किस चीज का किसी चीज को त्याग करना चाहिए, उसका परहेज करना चाहिए। परिहार्य का मतलब एक तरह से समझिए परहेज करना चाहिए। तो कहते हैं लघ्वन्नम, हल्का भोजन नहीं लेना चाहिए। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको इस ऋतु में थोड़ा हेवी डाइट लेना चाहिए, ठीक है। तो लघ्वन्न को कहते हैं परिहार्यम, यानी उसका परहेज करिए, हल्का भोजन मत कीजिए, ठीक है। दूसरा वातलानी, वातलानी वातलानी मतलब जो भोजन आपके वायु को बढ़ाए वो नहीं लेना चाहिए, वायु कारक भोजन को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और रुक्षानी, रुक्षानी का मतलब रूखा भोजन। इसीलिए पिछले श्लोक में कहा था ना कि रस युक्त होना चाहिए। रस युक्त दोनों अर्थ देता है, तो सार युक्त हो और दूसरा वो रूखा खाना ना। तो रुक्षानी मतलब रूखा भोजन ना करें, वायुकारक भोजन ना करें। और प्रमिताहारम, प्रमिताहारम मतलब सीमित भोजन ना करें। सीमित भोजन का मतलब होता है ना कि आपने तय कर लिया है कि अब एक ही रोटी खानी है, तो थोड़ा ठीक से खाएं। सर इस समय हम लोग के घर में भी मोटी रोटियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और इस समय अन्न भी वैसे ही होते हैं, आप देखेंगे कि अन्न भी वैसे ही होते हैं। नेचुरल सिस्टम वहाँ भी लगा हुआ है। नेचुरल ठंड सिस्टम, आते ही मतलब रोटी इतनी साग पालक 4 रोटी के बराबर एक रोटी मक्की बनती की है। रोटी ये सारे गर्म होते हैं, स्टफ्ड परांठा क्या होता है? ये मोटा हेवी इतना होते बनता है। हैं। जितने पालक वगैरह ना हेवी वेजिटेबल में, तो ये क्या होता है ना, और बलवर्धक होता है। तो आपको इस समय देखिए, इसी समय वो सब होता है। आप इस समय जब लेते हैं तो वो क्या होता है, शरीर का जो अग्नि है वो स्ट्रांग होता है, तो वो डाइजेस्ट करता है, फिर आपके शरीर का बल बढ़ता है, शरीर का पोषण होता है। तो इसलिए प्रमिताहारम का मतलब बहुत सीमित भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सीमित भोजन नहीं करने का मतलब नहीं चाहिए असीमित करना चाहिए, लेकिन बहुत सीमित नहीं करना चाहिए, ये कहने का मतलब है।
और शोधकम वही है ना। शोधक मंथम, शोधक मंथम का मतलब असल में कोल्ड ड्रिंक टाइप का, जो कोक टाइप का मिला हुआ, मिश्रित, जिसको मंथम का मतलब होता है कि मथित हुआ, मंथन से तैयार किया, वो उसका परहेज तो करना, लस्सी बटर मिल्क वगैरह परहेज करना चाहिए। कल मैंने बटर मिल्क लिया था, मेरी हालत खराब हाँ, हुई थी। तभी ना इस समय नहीं लेना चाहिए। तो आपने ये श्लोक नहीं पढ़ा था? नहीं, आज पढ़ रहा हूँ ना। आज पढ़ पढ़ने के बाद भी कितना हम लोग वो करते हैं फॉलो। फिर भी थोड़ा भी संस्कार रहे तो कई बार हेल्पफुल हो जाता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स मैं लेता नहीं हूँ, कई साल से बंद किया हुआ है। मैं तो कभी लेता ही नहीं कोल्ड। जेएनयू में अपने बंद भी है। जेएनयू में तो वैसे भी बैन है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, वो ये सब हाइजीनिक फूड या ड्रिंक में नहीं आता है। ये गवर्नमेंट ने सर्कुलर भेजा है सारे इंस्टीट्यूट में, तो जेएनयू ने इसका पालन किया हुआ है। यूजीसी नहीं करता पालन अपने ऑफिस में, वो कोल्ड ड्रिंक सर्व करता है। लेकिन सर्कुलर उनका आया हुआ है सब इंस्टीट्यूट में कि ये सारी चीजें जो है ना, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं। इसीलिए जो यूथ है ना, हमारे बच्चे जो हैं, ये कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, स्कूल में हो, तो उनको इन सब चीजों से आप अलग रखें। तो सारी जगह सर्कुलर गया हुआ है। जेएनयू क्या करता है, जैसे आता है तुरंत इम्प्लीमेंट कर देता है। तो आपको जेएनयू में कहीं भी कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा, ये पिज्जा वगैरह नहीं मिलेगा, ये सब नहीं। सर जेएनयू में नहीं मिलते ये ना ना, बिल्कुल बैंड है ये। हॉस्पिटल से मिलते हैं सभी, हॉस्पिटल में पिज्जा, बन, ब्रेड, सैंडविच सब मिलते हैं। बिल्कुल नहीं है नहीं, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती। कोल्ड ड्रिंक पिज्जा ना ना, कुछ नहीं कहीं नहीं, कहीं लोग ले आके पीते हैं। डीयू में तो सर इतने वो खोले हुए हैं। बाहर से ला के लोग पीते हैं, अंदर में तो सिगरेट पीता ही वगैरह नहीं भी कहीं। वैसे तो नहीं मिलता है, पर बाहर से लोग लाके पीते हैं। लेकिन अंदर में नहीं मिलेगा, वो अलाउड नहीं है ना, क्योंकि वो सर्कुलर जो है उसको पास करके इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो जो ऐसी जो चीज है जो मथी हुई है, जो मिक्सचर है एक तरह से, जो लिक्विड आइटम है, उसका परहेज करना। सर लेकिन जल जीरा वगैरह तो बहुत जलजीरा इस समय क्यों पिए, वैसे ही वो ठंडा होता है। नहीं सर, वो जो काली गाजर डाल के उसको क्या बोलते हैं, I don't know, वो बनता है हमारे घर में। मैं काली गाजर का वो बोलते, वो हाँ, क्या बोलते दूध में रख के, वो गर्म होता है एक्चुअली, राई डाल के। राई डाल के। वो राई तो गर्म करता है काली गाजर को धूप में रख के पानी में भिगो कर। आपको। वो जो बहुत सारी चीजें हैं जो वो गर्म होता है, गर्म होता है तो गांव के लोगों को वो पता है, इस समय में ही वो बनेगा, फिर आगे पीछे नहीं बनेगा। तो क्योंकि अपने यहाँ क्या है ना, अंग्रेजों ने एक और चालाकी की, वो क्या लिटरेट वर्ड जो ले आया, ये इतना खतरनाक वर्ड है कि गांव की जो लेडी होती हैं, वो भले ही स्कूल न जाए, लेकिन उनका जो जीवन का अनुभव है, ध्यान उनको सब रहता है। उनको सारा जो मेडिसिनल सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, सारी चीज को वो अप्लाई करती हैं डे टू डे लाइफ, और अप्लाई करके स्मूथली फैमिली को आगे बढ़ाती है। उनको कह दिया इलिटरेट, क्योंकि उनको मतलब नहीं है स्कूल वगैरह से, क्योंकि स्कूल तो उनका घर है। और जो सिग्नेचर करना जानता है उसको कह दिया लिटरेट, भले ही उसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। ये जो उन्होंने टर्म क्वाइन करके जो हमारे यहाँ इंजेक्ट कर दिया, इससे बहुत नुकसान हुआ है। इससे क्या हुआ है ना कि जो ऐसे लोग बुजुर्ग हैं जिनको सब पता है, उनका एक तरह से इंसल्ट है। और कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई एमए कर लिया, और जैसे अब राहुल गांधी कहते थे ना, कि राजीव गांधी कहते थे कि अब वो गन्ने का की फैक्ट्री बनानी है, तो ये बना। राजीव गांधी कहते थे कुआं क्या होता है पता ही नहीं, देखा ही नहीं कभी। तो एक कॉलेज में पढ़े हैं लेकिन आपको जीवन का कुछ पता नहीं, तो आप लिटरेट हो गए। और जिसको सब पता है वहां नहीं गया तो इलिटरेट हो गया। अब तो दूध का भी नहीं पता कि गाय देती है, अब तो मदर डेयरी देती है दूध। मदर डेयरी दूध देती है, समझे कि नहीं। तो ये चूंकि हम उसके ट्रैप में है ना, इसीलिए हम जो वो कहता है उसके अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देते हैं। बट सर इंडियंस में अब तो बहुत, अब तो मुझे लगता है ज्यादा है इस एरा में, एक हीन भावना से बहुत है कि इंडियन कल्चर को लेके, इंडियन चीजों को लेके, नेचुरल चीजों को लेके। हम लोग हरिद्वार बहुत जाते हैं, वी लव इट, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारा वो ट्रेडिशन भी है, कल्चर भी है। मैंने वहाँ पे एक दुकान देखी है, हाँ हम लोग भी कभी कभी नाश्ता करते हैं, पूरी वो
टिपिकल पूड़ी और वो आलू का साग वो होता है। हमें खाने में कोई परहेज नहीं है। वहाँ पे जो पढ़े लिखे आती हैं, और मेरे वहाँ से भी गई हुई थी लेक्चरर्स टीचर्स, वो खा रही हैं, उसको इंजॉय कर रही हैं, लेकिन उनके जो वर्डिंग्स है ना, उनको लग रहा है कि यहाँ बहुत बुरा हो रहा है, हम क्यों खा रहे हैं, हम किस लिए खा रहे हैं। तो बड़ा उसको ये ट्रेडिशनल है ना, चलो समटाइम्स वंस इन अ वाइल इट्स ओके, खा लेते हैं। और बात वो पिज्जा की कर रही है, पास्ता की कर रही है, घर में जो नाश्ता बनता है उसकी हाँ। बात कर रही है। और फिर बीमार तो भी हो बहुत रही बुरा है, लगा कि अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप क्यों खा रही है इसको। फिर बीमार भी होती है ज्यादा। अपोलो मैक्स इन असल में क्या है ना, देखिए मूल कारण क्या है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के करिकुलम से हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम को हटा दिया। तो हम अभी वन साइडेड जो है ना हमारी थिंकिंग है, हम केवल वेस्ट को पढ़ते हैं और उसी के हिसाब से सोचते हैं। इंडियन ट्रेडिशन का नॉलेज होता नहीं लोगों को, क्योंकि वो स्टडी नहीं करते। अब कोई शौकिया कर लिया तो वो दूसरी बात है। तो दोनों में कंपैरिजन नहीं कर पाते ना आप। जैसे ही आप दोनों पढ़ते हैं तो आपको उनका हल्कापन दिखाई देने लगता है। तो ये इंटेलेक्चुअल में अभी इंटेलेक्चुअल की बीमारी भी है ना कि वो सेकेंड थर्ड हैंड सोर्स से पढ़ाई करेंगे और उसके बाद एक्सपर्ट कमेंट देंगे। आज का एक फैशन है कि आपने जिस बुक को देखी नहीं है उस बुक पे आप सबसे ज्यादा कमेंट देंगे। तो उसमें नहीं जाना है हमें। तो जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनको ओरिजिनल टेक्स्ट तक आप ले जाइए, उनकी बहुत सारी भ्रांतियां अपने आप तो सोचती रहती हूँ, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट मैं है। आपको क्योंकि बताती हूँ, एक सर अपने इस कॉलेज की बात बताती हूँ। हमारे फेयरवेल में हमारे पास फंड्स नहीं थे, बहुत ज्यादा फंड्स नहीं थे। तो वो हुआ कि खाने वाने में कि बाकी सब कर लेंगे, खाने वाने में क्या करना है। तो हमारी एक ट्रेडिशनल टीचर है डॉक्टर अनुराधा माथुर, उन्होंने बोला कि पूड़ी आलू स्टफ्ड पूड़ी बनवाओ, आलू बनवाओ, रायता बनवाओ, कुछ और एक चीज बनवा लेंगे, मिठाई में गुलाब जामुन वगैरह, वो खा लेंगे। आधे से ज्यादा थर्ड ईयर्स ने बोला हम नहीं आएंगे, हम अटेंड ही नहीं करेंगे पार्टी। हमें यहाँ अटेंड करेंगे तो खाएंगे नहीं, इससे अच्छा मैक्रोनी बनवा लो, पास्ता बनवा लो, एक चीज रख लो बस, लेकिन हम ये नहीं खाएंगे। वही बात है। देखिए और ये वहाँ का क्या जो ये ट्रेडिशनल पुरानी है ना, ये मैडम बहुत पुरानी है, ये है वो है, व्हाटएवर इट इज। ठीक बात, वो असल में टीवी बड़ा काम कर रहा है ना, और उसको हमारे इंटेलेक्चुअल ने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो उसको उसके कारण बच्चों में बहुत प्रॉब्लम। देखिए सबसे ज्यादा उनको तो कुछ पता नहीं है, हम इनको समझाएंगे तो ये समझेंगे, अब वो समझाते हैं तो वो समझते हैं, उसके हिसाब से फिर वो आगे लाइफ लीड करते हैं। तो चैलेंज तो है, लेकिन हमें जहां तक हम कर सकते हैं उनको असलियत बतानी चाहिए, यही कर सकते हैं, उन्हीं के लिए लाभदायक है। तो नहीं के लिए, लेकिन सुनते नहीं है सब। सुनेंगे थोड़ी देर समय के बाद, थोड़े समय के बाद। जैसे अब बर्गर है, पिज्जा है, ये तो मेडिकल साइंस ने उसको अनहाइजीनिक फूड डिक्लेयर किया हुआ। इसका आप सब जगह प्रचार कीजिए। वो जैसे डीयू पे ये फोर्स करना चाहिए उनको कि इसको बैन कीजिए। मैकडोनल्ड्स के बर्गर पे फंगस नहीं आती है, आप खुला छोड़ दीजिए, कई दिन तक फंगस नहीं आएगी। नहीं आई। फंगस आल्सो डजंट वांट टू ईट इट। क्यों नहीं आते? क्योंकि वो ऐसा वो प्रिजर्वेटिव ऐसी चीज डालते हैं कि वो तो अलग चिंतन ही उनका अलग है, बिल्कुल अलग चिंतन। तो इसलिए, लेकिन वो लोग भी, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर अब इधर आ रहे हैं, उनको ये तो है। और वहाँ की चीज जब इधर आती है तो हम उसको बड़े अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। अब मैंने आपको बताया था ना कि अभी यूएनओ के अर्थ चार्टर 2000 में लिख दिया है कि अर्थ इज अलाइव। तो हम वेद के समय से कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, हम जीवित मानते हैं। तो लोग कहते हैं क्या है ये, और अभी यूएन चार्टर में आ गया तो अब धीरे धीरे नहीं क्या फाइन रिसर्च है, क्या नदियों को भी हम लोग माता कहते हैं, सबको माता कहते हैं, क्योंकि हम तो एक ही मूल सत्ता के अभिव्यक्ति सबको मानते हैं ना। तो हम सबको जीवित मानते हैं। जब हम सर्वम खलिदम ब्रह्म कहते हैं तो हमारा जो हमारी फिलॉसफी के मूल में है कि जो अल्टीमेट कॉज है वो कॉन्शियस है, और उस कॉन्शियस कॉज का जो मैनिफेस्टेशन है वो सब कॉन्शियस है। इसलिए सत्कार्यवाद कहते हैं उसको, कि इफेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉज। समझ गए ना? जो कॉज में जो प्रिंसिपल है वो वही प्रिंसिपल इफेक्ट में है। तो इसलिए हम ओरिजिनल जो कॉज है उसको हम कॉन्शियस मानते हैं, तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी कॉन्शियस है। और इसको तो जगदीश चंद्र बोस ने तो सिद्ध किया था ना, जो देयर इज नो डिमार्केशन लाइन बिटवीन मैटर एंड कॉन्शियसनेस।
तो इसीलिए बाद में आया ना कि इवन जो मेटल है उसमें भी कॉन्शियसनेस, प्लांट में तो सिद्ध किया ही उन्होंने और ह्यूमन बीइंग में है ही। वो लोग नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। पर सर इस मैटर में कैसे करेंगे उसको, किस में कॉन्शियसनेस की? ये भी तो कॉन्शियस, अगर वेदांत के हिसाब से तो ये भी तो कॉन्शियस है। कॉन्शियसनेस के बीच में तो इससे परे तो अनकॉन्शियस तो कुछ है नहीं है। लेकिन तो ये फिर जो ये क्या? आयुर्वेद को एक चीज आप समझिए, आयुर्वेद ने शुरू में ही पोजीशन लिया है जी कि हमें फिजिकल बॉडी को ट्रीट करना है। ओके। इसीलिए उन्होंने, मैंने शुरू में बताया कि वो कहते हैं धारी पुरुष कहते हैं। धारी पुरुष का मतलब हम उस बॉडी को बेस बना रहे हैं जिस बॉडी में कॉन्शियसनेस है, हमें बॉडी को लेके चलना। इस बात को वैसे सांख्य की फिलॉसफी इनका बेस है। सांख्य की फिलॉसफी में पुरुष प्रकृति दोनों मिलके ही तो सृष्टि है, तो सब जगह पुरुष है, तो सब कुछ कॉन्शियस है। क्योंकि प्रकृति बिना पुरुष के तो कुछ कर नहीं सकती, तो प्रकृति कॉन्शियसनेस के साथ ही सृष्टि बनाती है। और वेदांत का भी वो प्रिंसिपल है, लेकिन इनका वो पोजीशन नहीं है। इनका है कि आप जो बॉडी आपका है, एक कॉन्शियस बॉडी जो आपका है, इसको हम कैसे ठीक रखें और इससे कैसे आपको सुख मिले, ये इस चीज को लेके चले। लेकिन ये मानते हैं कि जैसे जो रोग नहीं ठीक हो कभी, तो इसका मतलब वो फिर प्रारब्ध कर्म भी लाते हैं। जैसे आप एलोपैथी में कहेंगे ना कि ठीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन ये कहते हैं कि ये मेडिसिन है, ये प्रोसेस है, इससे ठीक होना चाहिए। अंत में यदि ठीक नहीं हुआ तो फिर वो फिलॉसफी पे चले जाते हैं, तो फिर वो आ जाएगा वेदांत सांख्य फिलॉसफी, वहां आ जाएगा। तो एक चीज मान के चलिए कि आपके बॉडी को ध्यान में रख के सारी चीज करें, ठीक है। तो क्या करें, एक दो श्लोक गीता का करें या इसको शिशिर ऋतु को कर लें। उसके बाद प्रमिताहारम शोधक मंथम, शोधक मंथम समझ गए? जी उदक सहित जो मथा हुआ जो है लिक्विड आइटम, उसका भी परहेज करना चाहिए। और शीत प्रवातन च, शीत प्रवातन च मतलब जो ठंडी हवा आती है, उस ठंडी हवा से भी परहेज करें। तो ठंडी हवा जो चल रही है उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे परहेज रखिए। जो मथा हुआ जो भी लिक्विड आइटम है उससे परहेज करिए। एकदम सीमित भोजन जो है उससे परहेज करिए। रूखा भोजन है उससे परहेज करिए। वायु कारक जो भोजन है उससे परहेज करिए। और हल्का अन्न से परहेज करिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हेमंत ऋतु में परहेज करना चाहिए। और जो जो लेना चाहिए वो पहले श्लोक में बताया है। और क्या करें, शीत ऋतु कर लें, 2 श्लोक है इसमें, क्योंकि वो एक जैसा है, इसीलिए वो ज्यादा श्लोक लिखे नहीं। तो अब शिशिर ऋतु, उसमें जो कहा गया था अम्ल वाली बात, तो अम्ल में खट्टे से नींबू भी हम लेंगे हाँ। सर्दी में, हाँ जी, और दही भी लेंगे। तो क्या होगा? दही तो ठंडा होता है ना। नहीं, दही तो उसमें नमक डालिए तो ठंडा होगा, चीनी डालिए तो गर्म हो जाएगा। मट्ठा भी तो वो भी रिएक्शन होता है उसमें, चीनी से गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है। मतलब कुछ मीठा डालने से गर्म है। हाँ, और नमक डालिए तो ठंडा हो जाएगा। लस्सी तो बनती है, वो तो गर्मी में पीते हैं। गर्मी में पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी भी आप स्वस्थ हैं और लस्सी पी लेंगे तो कल बीमार हो जाएंगे, ये तो बात नहीं है। बॉडी मैनेज करता है। लेकिन जो जो अनुभव के बाद लगता है कि ये परहेज करें तो वो परहेज करिए। पर ये क्या है, मेनली जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है ना, तो आप ये करेंगे तो आप बीमार ही नहीं होंगे। अब जैसे रात में दही नहीं खाना चाहिए, हाँ जी। अब फिर भी लोग खाते हैं, और खाते हैं तो कई बार ठीक भी रहते हैं। लेकिन यदि आप खाते हैं तो वो चांस बनता है क्या बीमार, ऐसी बात। जैसे शाम के समय में, मतलब दोपहर के बाद फल भी नहीं लेने चाहिए। फल तो कहते हैं शाम तक ले सकते हैं, लेकिन उसकी रात में तो नहीं खाना चाहिए। केला वगैरह। केला तो कफकारक होता है, तो ऐसे। लेकिन सेब तो गर्म होता है, सेब गर्म प्रकृति का फल है। संतरा वगैरह ठंडे प्रकृति का। सर, दिन की जो चर्या होती है उसमें भी अलग अलग समय में अलग अलग जो होते हैं तीनों,
वात कफ पित्त प्रधान होते हैं, इसको एक बार बता दीजिए। नहीं, देखिए ना, जो दिन में तो पित्त प्रधान होता है और शाम को कफ प्रधान होता है और सुबह में वात प्रधान होता है। सुबह वात, हाँ, तीनों का समय है। और जो वृद्धावस्था जब से शुरू होती है उसमें भी दिया है कि वात प्रधान हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, उसमें वात की प्रधानता हो जाती है। युवा अवस्था में निश्चित है पित्त की प्रधानता होती है, मतलब और की अपेक्षा कह रहा हूं। अच्छा जैसे एक जनरली अंडरस्टैंड। इसको देख लेते हैं 2 श्लोक को, ये इसी के कंटिन्यूटी में है। कहते हैं मैंने पहले क्या बताया था कि विसर्ग काल और आदान काल 2 काल माना गया है। तो अभी हमने क्या किया था, एक क्या था, ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ये 3 ऋतुओं को क्या कहा गया, विसर्ग काल। विसर्ग काल का मतलब है कि इस पर चंद्रमा का प्रभाव होता है और इसमें चंद्रमा जो है वो आपको जो उनमें जो गुण है उसको इन सारी चीजों में वो देते हैं, आधान करते हैं। और जैसे ही अभी शिशिर ऋतु शुरू होगा, शिशिर ऋतु एक तरह से आप मान लीजिए कि मकर संक्रांति के साथ, ठीक है ना। तो शिशिर ऋतु जैसे ही शुरू हो जाता है तो आदान काल शुरू हो जाता है। आदान काल का मतलब है कि इसमें सूर्य का प्रभाव बढ़ता जाता है, तो सूर्य आपसे लेने लगेगा। विसर्ग काल में वो देते हैं, आदान काल में वो लेते हैं, ठीक है ना। तो शिशिर ऋतु जो है वो वहां से आदान काल से, यानी जहां सूर्य का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि आदान काल प्रथमः शिशिर ऋतु। आदान काल का पहला ऋतु कौन है, शिशिर है। आदान काल का पहला ऋतु कौन है, शिशिर ऋतु है। तेन रुक्ष प्रारंभ, इस ऋतु में शुरू होते ही रुक्षणता जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, रूखापन, क्योंकि सूर्य का प्रभाव बढ़ जाता है तो रूखापन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब आपका वो सूर्य के प्रभाव से आपके शरीर का बहुत चीज जो है वो लेने लगता है, तो शरीर में रूखापन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और मेघ क्या है, मेघ प्रवात वर्षा जनितम शीतस्य भूयस्त्वम। तो क्या कहते हैं, मेघ यानी बताया ना, अभी हेमंत ऋतु में जो सर्दी हो रही है ना ये नेचुरल है, लेकिन जो शिशिर ऋतु में जो सर्दी होती है उसमें मेघ का प्रभाव होता है, उसमें हवा प्रभात मतलब हवा का प्रभाव होता है। इसीलिए आप देखेंगे ना कि मार्च में भी यदि हवा चलने लगेगी तो तुरंत ठंड आपको लगेगी। तो उस समय जो सर्दी होती है वो मेघ के कारण, हवा के कारण, वर्षा के कारण, ठीक है ना, इसके कारण शीत की प्रधानता है। तो मेघ प्रवात वर्षा जनितम, मेघ हवा और वर्षा के द्वारा जनित यानी उत्पन्न क्या होता है, शीतस्य भूयस्थम, शीत की प्रधानता हो जाती है। तो शिशिर ऋतु में आदान काल का यह पहला ऋतु है और शिशिर ऋतु में जो रुक्षता है वह शुरू हो जाती है, रूखापन आ जाता है और मेघ, वायु, हवा और वर्षा के कारण ठंड रहती है, यानी आपको ठंड लगेगी। इस दृष्टि से ये शीत ऋतु शिशिर है, ठीक है ना। तो हेमंत और शिशिर में अंतर यही है कि अभी आपको हवा ना चले तो भी ठंड लगेगी, अभी वर्षा ना हो तो भी ठंड लगेगी, ठीक है, बादल ना हो तो भी ठंड लगेगी। लेकिन शिशिर आते ही यदि ये तीनों ना रहे तो आपको फिर ज्यादा ठंड नहीं लगेगी, ये 3 के प्रभाव से उसमें ठंड रहती है, ये कहने का मतलब। तो शीतस्य भूयस्त्वम मतलब वो बढ़ जाती है, उसकी प्रधानता हो जाती है।
हेमंत 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 की तु चर्या तस्मात् शिशिरेप युज्यते सुख, क्या है? सुखदा। 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 हाँ, तो हेमंत की तु चर्या, इसीलिए कहते हैं चूंकि दोनों में प्रकृति एक जैसी होती है। एक अभी ठंड है अपने नेचर के कारण, लेकिन उस समय ठंड रहती है मेघ वर्षा और हवा के कारण, लेकिन ठंड दोनों समय रहती है, दोनों ऋतु में रहती है। शिशिर में ज्यादा रहती है। नहीं नहीं, शिशिर में ज्यादा नहीं रहती। हवा चलेगी तो हो जाएगी, वर्षा हो गई तो हो जाएगी, नहीं तो ठंड तो कम। मकर संक्रांति का मतलब ही है कि सूर्य जो है वो मकर को अतिक्रमण करके वो कर्क की तरफ आने लगता है, हमारी तरफ आने लगता है, उत्तरायण शुरू हो जाता है, तो उत्तर दिशाभिमुख हो जाता है, इसीलिए गर्मी बढ़ने लगती है। लेकिन यदि हवा चलने लगेगी, वर्षा हो जाएगी, तो वो उसके प्रभाव से वो गर्मी कम हो जाती है, ठंड होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि चूंकि दोनों का एक जैसा स्वभाव है, इसीलिए हेमंत ऋतु में जो चर्या आपकी है, हेमंत ऋतु में जिस प्रकार की चर्या बताई गई है, वही चर्या आपको शिशिर में भी रखनी चाहिए। यानी जिस जिस चीज का उपयोग और जिस जिस चीज का त्याग हेमंत ऋतु में बताया गया है, वही कंटिन्यू कीजिए शिशिर ऋतु में। तो हेमंत की तो चर्या तस्मात् शिशिरेपि युज्यते सुखदा, शिशिर ऋतु में भी उसका उपयोग करना चाहिए। जो क्या है, वो चर्या सुखदा, वो सुख देने वाली चर्या होगी। यानी वही आपका यदि लाइफ स्टाइल शिशिर ऋतु में भी रहे तो वो आपके लिए सुखदायी है। इसमें संधि देख लीजिए, मैंने कई बार बताया है कि तस्मात् शिशिरे, शिशिरे, तो तस्मात् शिशिरे है ना, तो पहले के अंत में है, आगे तालव्य स है, तो तालव्य स किस वर्ग का होता है? चवर्ग का। ठीक है, इसीलिए उसके बदले च आ गया। तो तस्मात् शिशिरे, और शिशिरे रे प्लस अपी है, ठीक है ना, प्लस अपी है, इसीलिए इसको कहते हैं हम पूर्वरूप संधि, यानी पहले जैसा हो जाता है। ठीक है ना, वो धीरे धीरे सर बताएंगे, पहले जैसा हो जाता है। तो यहाँ संधि क्या है? शिशिरे प्लस अपी, शिशिरेपि युज्यते सुखदा, यानी जिस तरह की चर्या हेमंत ऋतु में तय की गई है, उसी तरह की चर्या आप शिशिर में भी रखें, जो सुख देने वाली होगी। और भूयो नित्यम शैत्यात् रक्षेत आत्मानम अनिलाच्छ, और नित्यम शैत्यात्, इसीलिए जो नित्य प्रति जो शीत है ना, ठंड है, उससे अपनी रक्षा कीजिए और हवा से बचिए। ठीक है ना? सो ये इसका क्या अर्थ है? भूयम नित्यो शैत्यात्, भूयम है ना, नित्यम भूयो शैत्यात्, प्रत्येक दिन जो ज्यादा ठंड होती है उससे बचिए, ज्यादा ठंड ना लगे आपको। ठीक है, ज्यादा ठंड से अपनी रक्षित मतलब रक्षा कीजिए। रक्षित समझ गए ना, विधिलिंग का एक वचन का प्रयोग है, विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन का, रक्षित, रक्षिताम, रक्षे, यू कहते हैं ना, पिबेत, गच्छेत, कई बार बात करते हैं ना हम। ये विधिलिंग का प्रथम पुरुष का एक वचन का प्रयोग, रक्षेत, तो रक्षा करनी चाहिए। किसको? आत्मानम, अपनी रक्षा करनी चाहिए। किससे? अधिक ठंड से अपनी रक्षा करनी चाहिए। और किससे करनी चाहिए? तो अनिलात, हवा से, ठंडी ठंडी हवा जो चलती है उस समय, उससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो दो बातें कही है ना, अधिक ठंड से रक्षा कीजिए और ठंडी हवा से रक्षा कीजिए, बाकी वही कीजिए जो हेमंत में कर रहे। इसके लिए अलग से विशेष सोचने की जरूरत नहीं, उसी को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक श्लोक करें गीता का,
या रहने दे, क्या थक गए या क्या, छोड़ दें? एक श्लोक से समाप्त एक कर कर देते, एक ही कर दो। तो मैंने पहले जो बताया था ना कि 18वें अध्याय का 3रा श्लोक करते हैं। 18वें अध्याय का 30। हाँ, तो पहला दूसरा हम कर चुके हैं। पहले में अर्जुन पूछते हैं प्रश्न कृष्ण से कि सन्यास क्या चीज है, वो मैं जानना चाहता हूँ, और त्याग को भी ठीक से अलग करके जानना चाहता हूँ, सन्यास से त्याग अलग कैसे है। दूसरे प्रश्न में है, इसी में ऋषिकेश आया था, ऋषिकेश शब्द आया था। ऋषिक मतलब होता है इंद्री, ठीक है ना, ऋषिक मतलब इंद्री और ईश मतलब स्वामी। इंद्रियों का जो स्वामी है उसको, यानी इंद्रियां जिसके अधीन है उसको ऋषिकेश कहते हैं। तो ये शब्द आया था। दूसरा श्लोक ये था कि काम्य कर्मों का त्याग, काम्य कर्मों का त्याग जो है उसको कुछ विद्वान सन्यास कहते हैं, और सभी कर्म के फल का त्याग इसको कुछ विद्वान त्याग कहते हैं, ठीक है ना। तो कर्म का त्याग सन्यास है और फलों का त्याग त्याग है, ठीक है ना। ये विद्वानों के मत अभी बता रहे हैं। कर्म का फल सन्यास है। नहीं, कर्म काम्य कर्मों का त्याग। हाँ। काम्य कर्म वो होता है जिसमें आप फल की इच्छा से कोई कर्म करते हैं, ये फल मिले इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उसको कहते हैं काम्य कर्म, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप फल की इच्छा से कार्य करते हैं तो फल मिलता है और वह फल ही बंधन कारक है, क्योंकि कार्य से जो फल उत्पन्न होता है वह फल अनित्य होता है। तो अनित्य फल जो होता है वह निश्चित रूप से हमेशा के लिए सुखदायी नहीं हो सकता और आपको वो बंधन में डालता है। इसलिए क्यों न हम काम कर्म को ही छोड़ दें, कर्म ही न करें तो फल की इच्छा नहीं होगी, फल की इच्छा नहीं होगी तो होगा नहीं फल, तो बंधन नहीं होगा, उसकी अनित्यता का भय नहीं रहेगा, ठीक है। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि काम में कर्म का त्याग कर दें, संन्यास उसको कहते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, कर्म का त्याग तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन जब तक है, शरीर जब तक है। गीता में और जगह कृष्ण कहते हैं ना कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। जब तक शरीर आपका है तब तक एक क्षण के लिए आप कर्म का त्याग नहीं कर सकते। बैठे हैं, सोए हैं, उठ रहे हैं, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो जब कर्म का त्याग नहीं कर सकते तो कर्म के फल का त्याग कीजिए। कर्म के फल का त्याग करेंगे तो एक तरह से कर्म का त्याग ही हो गया, ठीक है ना। तो दूसरा मत ये है कि नहीं, कर्मों के फल का त्याग यदि कोई करता है उसको त्याग कहते हैं, यानी फल को ध्यान में न रख के यदि कोई कर्म करे तो वो त्याग होता है। तो कहते हैं कुछ विद्वानों का पहला मत है, कुछ विद्वानों का दूसरा मत है। तो अब तीसरा श्लोक कहते हैं कि कुछ और विद्वानों का मत है। क्या मत है कि त्याज्यम दोषवदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण। कुछ विद्वान कहते हैं कि दोष से युक्त ही कर्म होता है, कर्म हमेशा दोष युक्त होता है। क्यों दोष युक्त होता है? क्योंकि कर्म जो है हमेशा अनित्य फल को उत्पन्न करता है, और अनित्य फल जो है वो आपको बंधन में डालते हुए दुख का कारक बनता है। इसीलिए त्याज्यम दोषवत, यानी दोष युक्त मानकर कर्म का त्याग कर देना चाहिए। इति एके प्राहुर मनीषिण, कुछ विद्वान जो हैं वो ऐसा कहते हैं। पता है समझ में ना कि कर्म है ही दोष। आप कर्म कैसे भी करें आपके मन में फल आ ही जाएगा, कैसे भी कर्म करें आपके मन में फल आकर वो बंधन में जरूर डालेगा।
तो दोष कर्म युक्त है, ये कर्म दोष युक्त है, इसीलिए आप कर्म को छोड़ दें। फिर एक लोगों ने उसको पुष्ट कर दिया। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ठीक है, कर्म दोष युक्त हो सकता है, लेकिन तब भी यज्ञ दान और तप जो है, ऐसा कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान और तप, ये कर्म हमेशा होना चाहिए। तो कुछ कहते हैं इति चापरे, यानी कुछ दूसरे विद्वान ऐसा कहते हैं कि ठीक है, हमने माना कि कर्म जो है वो दोष युक्त है, लेकिन 3 तरह के कर्म को छोड़कर, 3 तरह के कर्म सबके लिए जरूरी है। उसमें एक है यज्ञ, दूसरा है तप, और तीसरा है दान। ये 3 तरह की चीज जो है वो हमेशा करना चाहिए। और यज्ञ का मतलब जैसे आप नित्य प्रति जो हवन करते हैं इत्यादि यज्ञ है। और जो तप क्या है कि सुख दुख हानि लाभ इत्यादि में एक जैसा मन हो, उसको सहन करने की आप में शक्ति विकसित हो, तो उसको तप कहते हैं। और दान का मतलब क्या है कि जो संपत्ति आपके पास है उसमें अपना स्वत्व समाप्त कर दें। हम किसी को देते हैं तो इसका मतलब उस दिन से वह मेरा नहीं है, वह आज से दूसरे का हो गया। ये जो 3 चीज है, एक तो देने की वृत्ति हमेशा रहना चाहिए, भले ही कर्म हो तो भी देना करना। सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्वात्मक चीज है उसको आपको हमेशा सहन करने की आप में वृत्ति बढ़नी चाहिए। ठीक है ना। अभी जैसे सर्दी है तो ठंड लग रही है इसलिए काम नहीं करेंगे, और गर्मी है तो धूप बहुत है इसलिए काम नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। आप सर्दी रहे या गर्मी रहे, आपके पॉजिटिव कोई चीज रहे या नेगेटिव चीज है, फेवरेबल ये रहे या डिसफेवरेबल रहे, आपको इन चीजों को एक जैसा मान करके आपको अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। तो ये जो प्रभाव है, द्वंद्वात्मक प्रभाव है, इन प्रभावों को सहने की जो शक्ति है ना, उसी का नाम तप है। इसीलिए तप करने से क्या होता है, आप किसी भी परिस्थिति में रहते हुए, आप उसी में रहते हुए आप अपने डायनामिज्म को कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है ना। तो तप हमेशा सबको करना चाहिए। ये नहीं कि हम इस पद पर आ गए तो अब तप छोड़ दें, नहीं, उसी पद पे रहते हुए वहां का जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों जो परिस्थिति है, उन परिस्थितियों में आप में ये जिसको आप कहते हैं ना कि मेंटल इम्यूनिटी, आपको अपने माइंड को उसी के अनुकूल रखते हुए प्रभावित नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो चीज है ना, इसमें संधि आप देख सकते हैं, यदि गीता तो है नहीं, त्याज्यम है ना, यानी त्याग करना चाहिए। क्या? कर्म। क्यों? दोषवत, क्योंकि कर्म दोष युक्त होता है। इति एके, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि कर्म दोषयुक्त होता है, इसीलिए इसका त्याग कर देना चाहिए। मनीषिणः मतलब, मनीषा किसको कहते हैं? मनीषा मतलब बुद्धि। ठीक है ना। मनीषा मतलब विवेक संपन्न बुद्धि। मनीषा जिसके अंदर में है, जिसके पास है, उसको मनीषी कहते हैं। अच्छी बुद्धि जिसके पास है उसको मनीषी कहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं, एक लाइन ये होगी। और कुछ लोग न त्याज्यम, 3 चीजों का त्याग नहीं करना, जिन्हें 3 प्रकार के कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन कर्म है? यज्ञ दान और तप, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। इति चा परे, इति च अपरे, च प्लस अपरे चा परे। तो अपरे मतलब दूसरे तरह के, जो दूसरे ग्रुप के जो विद्वान हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कर्म दोषयुक्त होता है, लेकिन यज्ञ दान तप भी करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगले श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ दान तप जो है वो पावनानि मनीषिणाम,
यज्ञ दान तब किसी भी हालत में करेंगे तो आपको लाभ ही पहुंचाएगा, आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। तो 3 कर्म हमेशा सबको करना चाहिए। यहाँ तक ये चल रहा है और इसके बाद फिर कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब मेरा मन सुनो, ठीक है ना। मन की हमारा ट्रेडिशन ये है कि पहले हम जो बातें कही गई है, विद्वानों ने जिस बात को कही है, हम पहले उसको रखते हैं। PhD जैसे हो गया। ये PhD है ना, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया ये, कि देखिए पहले ये लोग ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो ये सारी बातें आप पहले समझ लीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या करते हैं कि इस इशू पे इससे पहले किसने क्या कहा, किसने क्या रिसर्च किया है, यदि वो आप समझ लेते हैं तब आप इस पे नई चीज शुरू कर सकते हो। अब पहले का जो डिबेट है, पहले का के जो इश्यूज हैं, उससे यदि आप अनभिज्ञ हैं तो फिर नई चीज आप क्या करेंगे। हो सकता है जो कर रहे हो वो 500 साल पहले किया जा चुका है। तो ये एक तरह से इंडियन ट्रेडिशन का जो मेथड है कि हम हर एक को पहले पूर्व पक्ष में रखते हैं और उसके बाद अपनी बात शुरू करते हैं। ठीक है, तो आगे इसको फिर करेंगे। अच्छा लगा मौका दिया। आप कहाँ से आए हैं? मैं